लोकसभा चुनाव के बीच 167 देशों के अध्ययन के साथ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की आबादी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद सियासी घमासान हाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सियासी बयानबाजी में हिंदू मुस्लिम के ट्विस्ट के बाद नया तड़का प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने लगाया है। रिपोर्ट के हिसाब से 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% हुआ करती थी, जो कि 2015 में बढ़कर 14.09% हो चुकी है। तो वहीं अगर इस दौरान हिंदुओं की आबादी की बात की जाए, यानी कि 1950 में, तो ये आबादी 84.68% हुआ करती थी, जो कि वो अब घट गई है, 78.06% हो गई है। वहीं म्यांमार के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कम हुई है। आपको बता दें कि म्यांमार में भी हिंदुओं की आबादी 10% तक घटी है, जो कि 167 देशों में किए गए सर्वे में सबसे ज्यादा है। आजादी के बाद से 2015 तक के हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी दर्ज की गई। तो वहीं इस अवधि के दौरान मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के कई सारे मायने हैं और रिपोर्ट के बाद कई सारे सवाल भी। सवाल ये भी कि जैनियों की आबादी भी कम हुई है, पारसियों की आबादी भी कम हुई है, चर्चा उस पर क्यों नहीं। सवाल ये भी कि कईयों की आबादी बढ़ी है तो फोकस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों। टाइमिंग पर भी सवाल है, बहुत सारे बवाल है। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, लेकिन अब जो आंकड़े पेश किए गए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ESPM की तरफ से, तो उसमें पता चला है कि भारत में 65 साल के दरमियान हिंदुओं की आबादी घट गई है। यानी जो आंकड़े जारी किए गए इसमें हिंदुओं की आबादी में तेजी से कमी आ रही है। आजादी के बाद से अब तक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी देखने को मिली है। वहीं इसी अवधि के दौरान मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। इस वर्किंग पेपर में जिन 167 देशों का विश्लेषण किया गया है, उनमें सिर्फ म्यांमार ही धार्मिक बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी में आई गिरावट के मामले में भारत से आगे है। म्यांमार में धार्मिक बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी में 10% की गिरावट दर्ज हुई है। इस पर अब पक्ष विपक्ष दोनों खुलकर सामने आकर बयान दे रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कहते नजर आए कि देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, जो देश के लिए खतरनाक है। दीदी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। आंखों देखे हुए देखना ना चाहे, आंखें देख के आंखें बंद रखे, तो ये समस्या उसकी है। मैं सारे विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं, इसमें आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं? जाइए कोई चेक कर ले कि 1951 की सेंसस में क्या था और 2011 की सेंसस में क्या है। 51 की सेंसस में हिंदू 88% है, 2011 में 79.8% है और मुसलमान 9.5% है और यहां इस समय 14.5% से ऊपर है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, पर यह जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और काफी अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के बाद से देश में फिर से एक बार तुष्टीकरण की राजनीति ने जन्म ले लिया है। इस रिपोर्ट में 1950 से 2015 के बीच भारत में धार्मिक बहुसंख्यक आबादी की संख्या में 7.81% की गिरावट आई है। यानी ये आंकड़े 84.68% से 78.6% हो गया है।
वहीं भारत में 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% की हिस्सेदारी पर थी, जो कि 2015 में 14.9% हो गई है। यानी मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 43.15% की बढ़त दर्ज की गई है। भारत में जहां बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या घटी है, तो पड़ोसी देशों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों की सबसे ज्यादा 18.5% आबादी बढ़ी है। उसके बाद पाकिस्तान में 3.75% और अफगानिस्तान में 0.29% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। इस रिपोर्ट के बाद से देश में फिर से एक बार तुष्टीकरण की राजनीति ने जन्म ले लिया है। इस लोकसभा चुनाव में लगातार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठता नजर आ रहा है, लेकिन अब इस रिपोर्ट से एक तरफ जहां हिंदुओं की आबादी का ग्राफ गिरा है, तो दूसरी ओर देश की राजनीति का ग्राफ ऊपर उठ गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में मौजूदा समय में जो राजनेताओं का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है वो है हिंदू और मुसलमान। और इस बीच एक ऐसी संस्था, अगर आप प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद को गूगल पर सर्च करेंगे तो ये जो संस्था है ये एक गैर संवैधानिक, गैर स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा पैनल मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं हमारे साथ। कौशल कांत जी स्वागत है आपका। ज़ेबा खान जी हमारे साथ में कांग्रेस से। ज़ेबा जी बहुत स्वागत। ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ में हैं। ओंकारेश्वर जी बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हमारे साथ समय समय पर जुड़ते रहते हैं। संजय चक्रवर्ती टीएमसी से हमारे साथ में। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साजिद रसीदी जी हमारे साथ में, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, बहुत स्वागत है साजिद जी। विजय शंकर तिवारी हैं हमारे साथ में वीएचपी से, बहुत स्वागत है विजय जी आपका भी। सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले तमाम जो मेहमान हैं उनसे एक निवेदन है। निवेदन ये कि चुनाव को किनारे रखते हुए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि टॉपिक हिंदू मुसलमान है, तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने बयान कृपया आप पेश कीजिए। भड़काऊ बयान नहीं होने चाहिए, और भड़काऊ बयान जिसके होंगे उनकी वॉल्यूम को मैं डाउन कराऊंगी। पहले से माफी मांग रही हूं। शुरुआत करते हैं बीजेपी के साथ। सर कौशल कांत जी, जिम्मेदारी के साथ एक सवाल है सर। मैंने जितना इस संस्था को स्टडी किया है, एक गैर संवैधानिक, गैर स्थायी और स्वतंत्र निकाय जिसका दायित्व है प्रधानमंत्री को सलाह देना, प्रधानमंत्री को आर्थिक तौर पर सलाह देना, उस संस्था ने आंकड़े बाहर कैसे जारी किए जबकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है सर? सबसे पहले तो ये बताइए इसमें ऐसे कौन सी चीज है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है? जी, ये सारी जो आंकड़े उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जो पब्लिक डोमेन के आंकड़े थे उसको एनालाइज करके उस रिपोर्ट में रख दिया है। जी, देश में 1951 का जो सेंसस है उस समय हिंदू की आबादी 88% थी भारत देश में जी, और मुस्लिम की आबादी जो है 9.5% थी। जी, लास्ट सेंसस जो देश में हुआ है 2011 में हुआ है जी, उसमें हिंदू घट करके 80% रह गए हैं और मुस्लिम की जो आबादी जो है वो 80% से भी कम होकर 79.8% हो गई है और मुस्लिम की आबादी बढ़कर के 14.5% हो गई है। ये तो फैक्ट है ना, आज हमें दिख रहा है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है इसके पीछे सर रीजन क्या कोड करते हैं आप सर? सुन तो लीजिए। अरे कम से कम ये तो समझिए कि ये प्रॉब्लम किसी भी वजह से सरफेस पे तो आई, लोग इस पे विचार तो कर रहे हैं। आखिर इस बात को, इतनी सीरियस प्रॉब्लम को इतने सालों तक निगलेक्ट क्यों रखा गया? इसका क्यों सलूशन नहीं निकाला गया? इसके बारे में कोई बात करने से क्यों डरता है? आपने कहा ना हम नॉन पॉलिटिकल होकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल साइंटिफिक बात करते हैं। आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, जब पाकिस्तान बना था उस समय वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 20.5% थी, ठीक है, जो आज घट करके 1.6% रह गई है। करेक्ट? अगर बांग्लादेश की पॉपुलेशन देखें
बांग्लादेश का 1941 का सेंसस कहता है, उस एरिया का, उस इलाके का, वहां पर 28% हिंदू थे, जो आज घट करके 7.9% रह गए हैं। ठीक है सर, वो आपको देशवार आप compare- इलैबोरेट सर, करने सुन जाएंगे तो तो लीजिए। बहुत लंबा हो जाएगा सर, बहुत नहीं, लंबा मैं हो बस जाएगा। summarize कर रहा हूं, ओपनिंग बस मैं रिमार्क मुझे summarize कर सबसे रहा हूं। लेना है, मुझे बस मैं शॉर्ट में summarize कर रहा बताइए हूं। इसके पीछे रीजन क्या है सर? इसके पीछे ये तो रूटीन रिपोर्ट होगी जो मीडिया के हाथ में आई। जिनको नहीं मालूम था ये आंकड़े, उनके लिए नई चीज है। जो इसके बारे में जानते थे उनके लिए वही पुरानी चीज है। ये तो मतलब पुराना राग मैं है। आपसे ये ये समझना केवल चाह रही तुष्टीकरण के हूँ, चक्कर में इस हिंदुओं की प्रॉब्लम को आबादी हमेशा कम हुई, सरफेस पे हिंदुओं की आबादी कम हुई और हाईलाइटेड बाय सम पीपल मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई। हालांकि बहुत लोगों की आबादी बढ़ी, बहुतों की घटी, हिंदू मुस्लिम हाईलाइट किया जा रहा है। तो सर ये क्यों हुआ सर, आपके हिसाब से क्यों हुआ? मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात थी, नॉर्मल रिपोर्ट थी, हर साल आती होगी। इस साल मीडिया ज्यादा ध्यान दे रहा है, पब्लिक डोमेन में आ गई, लोग इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है। पिछले साल भी आई होगी, उसके पिछले साल भी आई होगी, उसके पिछले साल भी आई होगी, पर कभी चूंकि उस समय ज़ेबा जी, मसाला नहीं था, ज़ेबा चुनाव के जी, लिए, काउंटर है आज आपका। बिक रही है। ओपनिंग रिमार्क भी दीजिए और काउंटर भी है आपका, ज़ेबा जी। वजह तो साफ है, पूरे देश को पता है कि हर रोज भाजपा जो है बौखला गई है और इलेक्शन में जो नतीजे आ रहे हैं, 3 चरण के चुनाव में जो इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, देश की जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। चुनाव को देखते हुए इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। और अब कल कुछ और मुद्दे थे, कल और अंबानी का मुद्दा था, काला धन टेम्पो में भर के पैसा कांग्रेस के पास आ रहे हैं, किसी संघर्ष शुरू होता है, किसी होता है, और आबादी हो गई। तो आप देखते जाइए कि इलेक्शन एंड होते होते ये देश को कहां तक पहुंचा देंगे और कितने घिनौने डिस्कशन यहाँ पर किए जाएंगे। और ये सिर्फ इसमें घिनौना कुछ नहीं है ज़ेबा जी, इसमें अपना दिमाग खोलिए, इसमें घिनौना कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल घिनौना इसलिए है क्योंकि ये ठीक इलेक्शन के समय, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और भाजपा की हालत खराब है, उस समय इस तरह के मुद्दों को न्यूज में लाना और डिस्कशन करना, इस पर यानी देश की जनता को आप डरा रहे हैं, जो आज तक आप करते आए हैं। सर ज़ेबा जी, आप डरा वोट रहे लेना। हैं क्या एंगल से, क्यों देख रहे हैं? ये भी तो जरूरी है कि हो सकता है कि देश की जनता को बता रहे हैं, बता इस लिहाज से रहे हैं कि मुसलमानों को शिक्षित नहीं किया गया, मुसलमानों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जिनके जरिए वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में समझ पाते। ये आप भी समझ रही हैं और मैं भी समझ रही हूँ, और यहाँ पर जितने हमारे गेस्ट बैठे में ये भी समझ रहे हैं कि ये बता रहे हैं या डरा रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है? ठीक जब 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, चौथे चरण का, 4 चरण का और चुनाव बचा है, चुनाव के बीच में इस तरह के डिबेट्स करवाने का मकसद क्या है? ये देश से छिपा हुआ नहीं है, देश की जनता से छिपा हुआ नहीं है। हर रोज आ रही हूँ सर आपके पास। मुझे संजय जी आपके पास आऊंगी, और मुद्दे आ जाएंगे। ज़ेबा जी आ रही हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ। हमारे साथ में संजय चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, टीएमसी ने तो बहुत हल्ला काट दिया इस रिपोर्ट को लेकर, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि मछली, मटन, मंगलसूत्र से मुसलमान यहाँ तक उतर आए। कहीं पे 7 तारीख को बोला, 1 तारीख को इन्होंने बोला कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया, 6 तारीख को बोलते हैं मुसलमानों के लिए हम ही ने सब कुछ किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो दरअसल क्या है कि कांग्रेस आप देखिए, प्रधानमंत्री आधा घंटा अगर मैसेज देते हैं तो आधा घंटे मैसेज में 18-20 मिनट तो कांग्रेस को पहुंचते हैं। मजेदार बात यह है कि 10 साल शासन करने के बावजूद आज अगर हिंदू मुसलमान करनी पड़ रही थी, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। और 10 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो ये और भी शर्म की बात। तीसरी चीज, जो आज एक सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की जो बात करते हैं, ये बेहद शर्मनाक है। तो ये जो मुद्दे को जो है भटकाने कर रहे हैं, बरगलाने की कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के लिए और पूरे चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ
की जो है एक तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश है और कहीं कुछ नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि पोलिंग क्यों कम हो रही है, पोलिंग इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट वैसे कम हो रहा है, मुद्दों पे बात नहीं होती, कोई बेरोजगारी पे बात ठीक नहीं है, करता ठीक है, थोड़ा दिन में बात ठीक नहीं है। कर रहा वीएचपी के कोई पास में मुद्दे पे जाऊंगी। बात विजय नहीं शंकर तिवारी जी, आ रही हूँ सर आपके पास। विजय शंकर तिवारी जी, विजय जी क्या बोलेंगे इस रिपोर्ट के बाद? देखो, इस रिपोर्ट से पहले भी देश को ये सब कुछ ध्यान में था। जो रिपोर्ट में आया तो पूरे पूरे आंकड़े आ गए हैं और ये आपको ध्यान में, अब परसेंटेज भी ध्यान में आ गया कि जो 84% से ज़्यादा आबादी थी वो आज 78% रह गई है और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, ये भी ध्यान में आ रहा है। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इसके पीछे का भाव समझना चाहिए कि इस्लाम का एक ही उद्देश्य है कि दुनिया भर में इस्लाम का राज्य स्थापित करना, और वो तभी संभव हो सकता है जब उनकी संख्या बढ़ेगी, जब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, जब उनकी आबादी बढ़ेगी। तो आबादी बढ़ाने के, भारत की बात मैं करता हूँ कि एक आबादी बढ़ाने के तो सर्वसामान्य है कि जन्म दर बढ़ती है, बच्चे बढ़ेंगे, आबादी बढ़ेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यहाँ संख्या बढ़ाई गई है और वो है जो जिहादी भावनाओं को लेकर काम हुआ है, उसमें आप लो जिहाद भी जनसंख्या बढ़ाने का एक उद्देश्य है। यहाँ धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो भी एक उद्देश्य है। कोरोना जैसे समय में जब देश में सब लोग लगे हुए थे लोगों की सेवा करने में और इस्लाम लगा हुआ था यहाँ पर धर्मांतरण में, तो ये धर्मांतरण भी एक बड़ा पक्ष है। सर, और ये कोरोना को तो इंक्लूड मत करिए ना सर, कोरोना काल को इंक्लूड मत करिए विजय शंकर जी, इसलिए मत इंक्लूड करिए क्योंकि कोरोना काल की वजह से ही तो 2021 में जनसंख्या का आंकड़ा नहीं आ पाया। होगी मैक्सिमम। तो ये आबादी, बाकी सारे हिंदू कहाँ चले गए? या तो उनको मार दिया गया या तो धर्मांतरित कर दिया गया, थोड़े बहुत वहां से। विजय जी को शायद आवाज नहीं जा रही है, एक बार यही हुआ, करेक्ट कीजिएगा प्लीज इसे। जनसंख्या वृद्धि इनका एक उद्देश्य है। विजय जी, कोरोना काल को तो एड ऑन मत कीजिए सर, 2015 तक का आंकड़ा है ये, 2015 तक का आंकड़ा है ये। मौलाना साजिद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, आप क्या बोलेंगे? हाँ, देखिए, नजरिए दो हैं। एक नजरिया तो यह है कि गिलास आधा भरा हुआ है, एक नजरिया यह है कि गिलास आधा खाली है। ये गिलास आधा भरा हुआ बता रहे हैं, आधा खाली गिलास नहीं बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज़ादी के बाद में मुसलमान 3.5 करोड़ था और हिंदू 31 करोड़ था। हिंदू बढ़कर जो है 96 करोड़ हो गया और मुसलमान बढ़कर 3.5 से 14 करोड़ पे आया है। तो बढ़ा कौन है? मुसलमान के हिंदू? अगर आप फर्टिलिटी रेट पर जाएं, आप फर्टिलिटी रेट निकालिए तो हिंदू के यहाँ जो पैदाइश की शरह है वो ज्यादा है मुसलमान से। आप निकालिए फर्टिलिटी रेट। दूसरी बात यह है, ये आधा गिलास भरा हुआ इसलिए बताना चाहते हैं, यानी 14 करोड़ मुसलमानों से 80 करोड़ 96 करोड़ हिंदुओं को डराने का काम करना चाहते हैं ये, कि मुसलमान अगर बढ़ गए तो इस्लामिक देश बन जाएगा। आप 96 करोड़ होकर तो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं, मुसलमान 14 करोड़ होकर इसको इस्लामिक राष्ट्र बना लेगा। कोई अकल में आने वाली बात है? कोई अकल में आने वाली बात नहीं है। और ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, अगर ये इस्लाम के नाम पर कहीं ध्यान देता तो ये पाकिस्तान नहीं जाता क्या? ये पाकिस्तान जाता। ये जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहा है, इसने मुसलमान और इस्लाम के नाम पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हिंदुस्तान को चुना है। हमारे लिए रास्ते खुले हुए थे, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम पाकिस्तान ना जा सकें, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि हिंदुस्तान हमारे लिए ज्यादा सेफ है। हिंदुस्तान मुसलमान के लिए ज्यादा सेफ है पाकिस्तान से, मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं। लेकिन जब से बीजेपी आई है, जब से जो हिंदू मुसलमान का नफरत का जो वातावरण फैला है, इस वातावरण ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के लोग हमेशा मुसलमान को जिहादी जिहादी जिहादी, आतंकवादी, कभी लव जिहाद, कभी फला जिहाद, कभी फला जिहाद, इन्होंने ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि अब ओंकारेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना साहब, आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन पहले ओंकारेश्वर जी के पास जाने दीजिए। ओपनिंग रिमार्क में उनसे ले लेती हूँ, ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए।
ओपनिंग रिमार्क 10 लेने सेकंड दीजिए बात सर, फिर सुनिए। उसके बाद आती हूँ मैं। 10 सेकंड। जी बोलिए। अरे अच्छा 10 सेकंड बात तो पूरी होने दीजिए। जी बात ही पूरी नहीं हुई। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बड़ी शांति के साथ चल रहा था। दूसरे और तीसरे चरण में जब इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं वोट फीसद कम हो रहा है, हमारा हिंदू वोट जो है बाहर नहीं निकल रहा है, तो देश के पीएम ने भी मुसलमान का नाम लेकर उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। और अब ये मुसलमान के पॉपुलेशन पे आ गए। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओंकारेश्वर जी मैं आपके पास आऊंगी। सर जब मैं इस संस्था के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कोड इसको किया, गैर संवैधानिक, गैर अस्थायी स्वतंत्र निकाय, जिसका कार्यकाल भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ, या यूं कहूं कि भारत सरकार के कार्यकाल के साथ शुरू होता है और उसी के साथ संपन्न हो जाता है। उसका काम है आर्थिक मार्गदर्शन करना मौजूदा सरकार को और प्रधानमंत्री को। वो रिपोर्ट लीक कैसे हो जाती है सर, सबसे पहला सवाल। और रिपोर्ट लीक होती है तो होती है, फिर उसको डिकोड किस तरीके से किया जा रहा है। ये भी तो हो सकता है लिटरेसी लेवल मुस्लिम्स का उतना ज्यादा नहीं है, मौजूदा सरकारें लिटरेसी लेवल नहीं दे पाई। ओंकारेश्वर जी चाहता हूं कि आप शांतिपूर्वक इस डिबेट को करा रहे हैं। जनरल दूसरे चैनलों के मामलों में ओंकारेश्वर जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज ओंकारेश्वर जी का फोन वापस से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए। इस बीच बीजेपी के पास मैं वापस जाऊंगी, बीजेपी के पास वापस जाऊंगी। कौशल कांत जी 30 सेकंड सर बयान दीजिए, उसके बाद हम जाते हैं ब्रेक पे। देखिए अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि ये घिनौने, अच्छा ये बताइए साइंटिफिक एनालिसिस करके देश की कंडीशन को बताना घिनौना क्यों है? ये हकीकत है कि नहीं है जो बताई जा रही है? इसमें घिनौनापन क्या था? इन्होंने घिनौना क्यों कहा? पहला सवाल। दूसरा, टीएमसी वाले सांसद कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि मछली मटन और भटकाने की राजनीति हो रही है, गुमराह करने की राजनीति हो रही, नफरत फैलाने की। ये बताइए देश के में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है उसके बारे में जानना, भटकाना क्यों हुआ, गुमराह क्यों करना हुआ, नफरत फैलाना क्यों हुआ? ठीक है, ठीक है कौशल कांत जी, ठीक है कौशल कांत जी, वापस आती हूँ। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिए, विषय आपका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा रिपोर्ट पर हो रही है, उस रिपोर्ट पर जो कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है। टाइमिंग पर सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके मायने आपको तलाशने चाहिए। चलिए मेहमानों का रुख वापस से करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, ज़ेबा खान कांग्रेस, ओंकारेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार, इनका बयान नहीं हो पाया था, संजय चक्रवर्ती टीएमसी से, मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं, विजय शंकर तिवारी वीएचपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए गेस्ट का रुख करेंगे, उससे पहले ओंकारेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार, सभी लोगों का रुख वापस से मैं करूं, उसके पहले ओंकारेश्वर पांडे जी, सवाल मेरा आपसे था सर, और बहुत जिम्मेदार सवाल था, और मुझे उम्मीद है कि उतनी ही जिम्मेदारी से आप जवाब देंगे सर। थैंक यू पूजा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि आप बड़े शांति से इस डिस्कशन को करा रहे हैं, जैसा आम टेलीविजन चैनलों पे नहीं दिखाई देता आजकल। और अच्छी बात यह भी है कि दूसरे वक्ता एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, बीच में बोल नहीं रहे। पहली बात ये कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को इस पे जनगणना पे रिपोर्ट देने की जरूरत क्यों आ पड़ी, और वो भी इलेक्शन के इस बीच में। उनका मैंडेट इकोनॉमी पर रिसर्च करना होता है, इकोनॉमी पे एडवाइज करना होता है, तो ये इल टाइम्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम करके जो इस देश में माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको लेके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक को कहना पड़ा है कि इंडिया एक जेनोफोबिक कंट्री के रूप में बनता जा रहा है। जेनोफोबिक कंट्रीज का मतलब डिफरेंट रिलीजन्स को, कल्चर को, उसको एडॉप्ट करने में डराना। अब मैं आपको आता हूं कि अगर हिंदू मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, जैसा कि रिपोर्ट बता रही है, और एक भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा है कि इसके 3 कारण है। एक होता है बाई बर्थ, दूसरा होता है धर्मांतरण, और तीसरा होता है घुसपैठ। तो बाई बर्थ अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब, जैसा आपने कहा, अशिक्षा थी, अशिक्षा को दूर किया जाना चाहिए था, दोनों में दूर किया जाना चाहिए, हिंदुओं में और मुसलमान। दूसरा, अगर धर्मांतरण के तौर पे हो रहा है
तो इस देश में धर्मांतरण को रोकने के लिए पिछले 18 सालों में भाजपा ने क्या किया? सच्चाई ये है कि जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं, उसमें से आधे में कानून कांग्रेस या दूसरे सरकारों ने लागू किए हैं। हिमाचल एक ऐसा उदाहरण है जहां 1 से 10 साल तक धर्मांतरण के लिए सजा थी, उसको कांग्रेस ने लागू किया था। भाजपा की सरकार ने आने के बाद उसको घटा के 5 साल कर दिया। ये धर्मांतरण पर दूसरों को कोसना, दूसरों को तुष्टीकरण की सीख देना। छत्तीसगढ़ भी सर इसका एग्जाम्पल है। करना। भूपेश बघेल ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था। छत्तीसगढ़ भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जिस तरीके से ईसाइयों में कन्वर्ट किया जा रहा था गेहूं और कंबल के लालच में। छत्तीसगढ़ में योगी की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया था। बिल्कुल। गिरिराज सिंह आज बोल रहे हैं कि इस्लाम और ये बनाया जा रहा है, उनसे पूछना चाहिए कि पहले नीतीश सरकार से तो एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करा लें। नीतीश कुमार ने 2022 में ये कहा कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव है, हमारे यहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाजपा को सबसे पहले अपने रूल्ड स्टेट को देखना चाहिए। तीसरी बात, अगर घुसपैठ से धर्मांतरण बढ़ा है तो 18 साल से बीजेपी की विभिन्न सरकारें सत्ता में है, 4 करोड़ बांग्लादेशी होने की बात कर रही हैं, रोहिंग्या होने की बात कर रही हैं। क्या 4000 बांग्लादेशियों को भी इन्होंने बाहर किया 18 साल में? तो फिर ये बातें कैसी? इसलिए मुझे लगता है कि ये इल टाइम्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सिर्फ बिल्कुल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये कई सारे बयानों से समझ में आता है सर। ओंकारेश्वर जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने एक बयान कोड किया जो कि लगातार इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चर्चा में चल रहा है। अगर देश को कांग्रेस के भरोसे छोड़ दिया जाए तो हिंदू मारे जाएंगे, हिंदुओं का नरसंहार किया गया। बहुत सारी बातें आपकी तरफ से भी अभी कोड की गई और तमाम बीजेपी लीडर्स की तरफ से लगातार कोड की जा रही है। सर, ये क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है जनता में कि ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसका आधार आर्थिक है, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एक पर्टिकुलर नींव रख रहे हैं सर, इसको इस तरीके से क्यों डिकोड किया जा रहा है सर? विजय जी, देखो, आप कुछ भी लिखेंगे, सब लोग अपने अपने ढंग से उसको कोड करते हैं, डिकोड करते हैं। जी जी, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि आप कोई भी सर्वे रिपोर्ट आएगी, कुछ भी आएगा, और जो भी समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, देश के जितना जिसकी बुद्धि है, वो अपने हिसाब से उसको समझता है, अपने हिसाब से उसको कोड करता है, डिकोड करता है। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या अभी ओंकारेश्वर जी बात कर रहे थे, मैं प्रत्यक्षम प्रमाण, कश्मीर की हालत आपने देख ली, मुझे लगता है विजय शंकर जी, मुझे लगता है कि कम से कम आप तो बुद्धिजीवी हैं ना सर। थोड़ी देर पहले आप ही बयान दे रहे थे सर कि हिंदुओं को मार दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है, इस वजह से उनके जनसंख्या में कमी है सर। मैं आपको तो बुद्धिजीवी समझती हूँ सर, आप क्यों नहीं ये क्लियर कर रहे हैं कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट है और प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मार्गदर्शन रिपोर्ट बनाई गई है? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मुस्लिम जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या, बार बार ओंकारेश्वर जी जो बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल पर्सन से उनसे बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। मैं देश की परिस्थिति के विषय में बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम की जो बात ओंकारेश्वर जी ने बताया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी देश में है, वहां पर मुस्लिम के अलावा जो दूसरे लोग रहते हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं, वैसे ही कश्मीर में प्रताड़ित हो रहे हैं। कितना गजब, कश्मीर से सारे हिंदुओं को रातों रात कैसे भगाया गया, कितना गजब इत्तेफाक है। में कैसे विजय जी, बहुत गजब इत्तेफाक है कि आप पॉलिटिकल पर्सन नहीं है और जिस रिपोर्ट पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं, वो रिपोर्ट जिस संस्था ने जारी करी है वो गैर संवैधानिक संस्था है सर, स्वतंत्र निकाय है सर। कौशल कांत जी हाथ रेज कर रहे हैं सर। कौशल कांत जी के पास जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं जो आपने विजय जी से सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहता हूँ। कर्नाटका, तमिलनाडु में एक गांव था पेम्बदूर में, जहां पर मुस्लिम आबादी 80% हो गई थी। ये फैक्चुअल है, हाईकोर्ट का जजमेंट भी इस पे आया है कि जो लोकल बॉडी थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मंदिरों में घंटियां बंद करा दी। जो पूजा के लिए रामनवमी की यात्रा, कोई यात्रा निकलती तो उसको बंद करा दिया।
मामला लोअर कोर्ट में गया। लोअर कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हिंदुओं को ये नहीं करना चाहिए। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्या पागलपन, और पुलिस की सुरक्षा में वहां के मंदिरों की रक्षा दी गई और वहां पर यात्रा निकाली गई। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आज भी आपने देखा कुछ महीनों पहले बिहार के कुछ एरियाज में, झारखंड के कुछ एरिया में शुक्रवार को छुट्टी होने लगी। इसके अलावा लाउड स्पीकर भी तो बंद कराए गए सर, वो भी बताइए। तो पूजा जी मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता भले पॉलिटिक्स की बात करें, लेकिन अगर हकीकत हम नहीं जानेंगे और अपनी आंख बंद करके बैठेंगे तो क्या होगा। और एक चीज बताएं, अभी ये कह रहे थे घिनौना है, गुमराह करें। जब हम जातिगत जनगणना मुझे सिर्फ एक बात का आंसर दीजिए। पूजा जी, हाँ बताइए। कौशल कांत जी, एक बात का आंसर दीजिए। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट का मकसद क्या है? मैं बता देता हूं। मेरे मित्र सवाल पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, वो इस तरह की रिपोर्ट क्यों दे रही है। करेक्ट, यही सवाल है ना, यही सबको प्रॉब्लम है। उसका जवाब ये है, इकोनॉमिकल एडवाइजरी रिपोर्ट है तो इकोनॉमिक्स पे एडवाइस दे दी कि किस सेक्शन को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके अपलिफ्टमेंट के क्या करना है। अगर हमें ये दिखेगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कुछ भी नहीं देता सरकार को और उसके पास मेजॉरिटी पैसा जाता है, और मैं ये हवा में नहीं बात कर रहा हूं, तमिलनाडु में सर कोड करिए, हिंदू मुसलमान कोड करिए सर। मैं क्या हिंदू मुसलमान कोड करिए, पर्टिकुलर सेक्शन मत बोलिए सर। मैं बिल्कुल मैं सीधे बोल रहा हूं ना। मंदिरों से जो पैसा कलेक्ट होता है वो देश की जीडीपी का 2.34% है, जो कि हमारे हेल्थ बजट से ज्यादा है, जो कि हमारे एजुकेशन बजट से ज्यादा है, जो कि हमारे रक्षा बजट के बराबर है। और उसी बजट से काट करके तमिलनाडु में वो पैसा मदरसा बनाने के लिए दिया जा रहा है, उनके प्रोटेक्शन के लिए दिया जा रहा है। समस्या यहाँ पे आती है, और समस्या यहाँ पे तब बढ़ जाती है जब कांग्रेस का घोषणा पत्र ये कहता है कि हम वेल्थ का सर्वे कराएंगे और धन का सर्वे कराएंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको ये जानना पड़ेगा कि जब ज़ेबा जी, मैंने तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का कहीं जिक्र नहीं है। आप बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, पेज नंबर एक बार उनसे भी सुन लीजिए सर, वो भी तो बैठी हैं। मैडम आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ ना। पेज नंबर 29 पॉइंट नंबर 21 लिखा हुआ है। ज्यादा पढ़े में है हम लोग, बिल्कुल पढ़े में है जो राहुल जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। अपने विपक्ष की कमजोरियों को पढ़ी हो सकती है लेकिन कड़ी नहीं। नैतिकता है पूजा जी, यही नैतिकता है। जब ये आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा और हम उसको पढ़ के जमाने को बता रहे हैं, तो उसमें नैतिकता की बात आ गई। बोलने के बाद भी वो बोल रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ज़ेबा जी को सुन लीजिए, कृष्णकांत जी, कौशल कांत जी, ज़ेबा जी को सुन लीजिए। देखिए यही तो बात है कि राहुल जी बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से वो शुरू कर देंगे पूरे देश में जो 30 लाख पद खाली है, युवाओं को रोजगार देने की ये वादा है राहुल जी का। और इस वादे से और राहुल जी की जो जनता से प्यार मिल रहा है, जो इंडिया गठबंधन पर विश्वास मिल रहा है, और जो मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, देश की जनता की समस्याओं को जो हम समझ रहे हैं, और हमारा मैनिफेस्टो, ठीक है, जब राहुल गांधी, ठीक है, पूजा जी, संजय जी सुनिए, पूजा जी एक मिनट, जब आप राहुल गांधी का एजेंडा बता रही हैं मैडम, आप राहुल गांधी का एजेंडा बता रही हैं। मैं इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रही हूँ। मैडम ये समझिए, ज़ेबा जी आप ये समझिए, मैं बहुत अच्छी डिबेट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस डिबेट के बाद लोगों को दृष्टि मिले। संजय जी क्या कहेंगे? पूजा जी कल जैसे आया परसों आया आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे, कल आया कुछ और, आज कुछ और आ गया। आप देखिए ना, रोज मुद्दों से भटकाया। इस डिबेट को शेयर करिएगा ज़ेबा जी, इस डिबेट को तमाम मेहमानों से मेरी अपील है, इस डिबेट को शेयर कीजिएगा, बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं। संजय जी क्या कहेंगे सर? आपका फ्रेम म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए इसको तुरंत सर। सही है, हेलो, बिल्कुल आ रही है आवाज सर, बोलिए। देखिए यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी जो है वो कांग्रेस के अलावा बीजेपी के शासनकाल में तो पैदा नहीं हुआ होगा। कोई इसमें से एक बता दे कि वो आए और उसके बाद जो है उसे कांग्रेस से लूटपाट मचा दी, हत्या शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। 65 साल तक कांग्रेस ने शासन किया इस देश में, तो 65 साल में ऐसे कहाँ पे जो है हत्याकांड और ये सब हुआ, यही बता दे। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 18 क्या है कि
सर वो तो बीजेपी के शासनकाल में भी हुए, किसने कहा नहीं हुए? तो हमाम बीजेपी के में शासनकाल जब सारे में नंगे हुए। हैं सर, तो आप एक आदमी को कोड क्यों नहीं, कर रहे मैं हैं? एक बात बता, ये जो डराने की कोशिश हो रही है हाँ। कि कांग्रेस आएगी तो वो आपका डराने की मंगलसूत्र छीन कोशिश लेंगी कर रहे हैं, आप कांग्रेस। बहकाने की हाँ। कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नहीं, हम मुद्दों पे हैं, हम लोग पूरी तरीके से मुद्दों पे हैं। ये मुद्दों से भटकाने की लगातार कोशिश हो रही है, हिंदू मुसलमान मछली मटन। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोले थे मछली मटन के बारे में, ये हमने हमारा जनगणना की बात करते ये हैं, उनके प्रधानमंत्री का नंबर की statement बात है। करते हैं, तो स्क्रीन हम पे डराने लाइए की संजय कोशिश। जी को और कौशल कांत जी को। पूजा जी, मेरा सिर्फ ये सवाल है, जब हम पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं और मुस्लिम का नाम लेते हैं तो हम डराने की कोशिश करते हैं, और जब हम चिल्ला चिल्ला करके जातिगत जनगणना की बात करते हैं और सीना ठोक करके जातियों का नंबर काउंट करने की बात करते हैं तो हम सामाजिक न्याय करते हैं। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? इसको मेरे दोस्त कोई भी समझा दे। और पूजा जी, एक और फैक्ट बता देता हूं आपको, क्या है कांग्रेस की स्ट्रेटजी समझिए। कांग्रेस ने देश की आजादी से लेकर आज तक सिर्फ एक फॉर्मूले पे काम किया है, मुसलमानों जो सबसे मेजर पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज में, मुसलमानों को जोड़ो और हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और राज करो। कैसे बता रहा हूँ, एक प्लीज मेरे को 30 सेकंड का समय दीजिएगा। बिहार का जातिगत जनगणना का सर्वे ये कहता है कि जब जातिगत सर्वेक्षण नहीं हुआ था उसके पहले वहां पे 17% मुसलमान थे, बाकी बचे हुए करीब 72% हिंदू होते थे। पर जब से जातिगत सर्वेक्षण आया है उसके बाद क्या हो गया है कि मुसलमान सबसे बड़ा पॉपुलेशन ग्रुप हो गए हैं, क्योंकि जातियां घट गई हैं और जो सबसे बड़ी जाति है उसका परसेंटेज 12% है। अब आप समझ लीजिए कितनी स्ट्रेटेजिकली माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है और मेजॉरिटी को ठीक है कौशल कांत जी, 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 आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल है, कौन जाति के आधार पर डिवाइड नहीं करता? बीजेपी नहीं करती कि कांग्रेस नहीं करती कि टीएमसी नहीं करती कि आरएलडी नहीं करती? कौन सा दल नहीं करता? अपने कैंडिडेट कौन जाति देखकर नहीं उतारता? सर आप नहीं उतारते, आप नहीं उतारते, कैबिनेट में आप नहीं उतारते सर? हाँ बोलिए, आप नहीं उतारते? पूजा जी जवाब सुनिए। कैंडिडेट का उतारना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे डिसाइड करती है कि जीतेगा कौन, जाति सेकेंडरी है, विजिबिलिटी फर्स्ट है। मेरी उम्र आपसे कम हो सकती है, मेरी उम्र आपसे कम हो सकती है सर, लेकिन ज्ञान थोड़ा बहुत मैं भी रखती हूँ सर। गलत नहीं है। किस क्षेत्र में किस जनसंख्या की बाहुल्यता है, उस समीकरण के आधार पर कैंडिडेट उतरता है सर। तो विनेबिलिटी हुई ना पूजा जी, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, विनेबिलिटी हुई। आप उसमें जाति और धर्म ढूंढ रहे हैं, मैं तो विनेबिलिटी बोल रहा हूँ ना, यही तो सच्चाई है। पूजा जी कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ, मुसलमान बिहार में 17% है और 25 जातियां केवल बिहार में ऐसी है जो 1% के ऊपर है, 25 जातियां लेस देन 1% है। ठीक है, सुन लीजिए प्लीज सुनिए, तो फैक्ट जानिए ना, देश को जानना चाहिए ना, जनगणना के आंकड़े जानने हैं ना। सुनिए 184 जातियां ऐसी है बिहार में जिनका नंबर 1% से कम है, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, और ठीक है कौशल कांत जी, कौशल कांत जी एक सवाल है मेरा आपसे, डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार वापस से कनेक्ट कीजिएगा इनको। मैं ओंकारेश्वर जी आपके पास आऊंगी सर। बीजेपी लगातार इस सवाल को घुमा रही है, सवाल ये कि आखिरकार इस रिपोर्ट के बाद होने क्या वाला है? सियासी बेनिफिट और लॉसेस तो जिसको हैं वो हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद होने क्या वाला है सर? आपका क्या आकलन है? देखिए, देश की जनता समझ गई है कि अब जब आप चुनाव के समय आए हैं तो अब आप ये सब रिपोर्ट रख रहे हैं, रखवा रहे हैं या उस पर चर्चा कर रहे हैं, ये सब चीजें जो कुछ भी आप पूजा जी क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ? आ रही हूँ सर आपके पास। जी ओंकारेश्वर जी बोलिए, बोलिए सर। तो इस समय जब चुनाव के समय ये बात नहीं की जाती, चुनाव के समय तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है ना कि हमने क्या किया। अगर मान लीजिए ये भी खतरा था तो 15-18 साल से तो कई बार शासन में बीजेपी रह चुकी, तो बीजेपी ने क्या किया? आप 10 साल से शासन में हैं और ये 2015 तक की रिपोर्ट है, आज 2024 में उसको आप टेबल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आप दरअसल बताना क्या चाहते हैं? आप किस तरह से आपने काम किया है, क्या बेहतर किया है, हिंदुओं के लिए क्या बेहतर किया है, वही बता दीजिए ना। कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, तो हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए भाजपा उसी के साथ तो चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर?
राम मंदिर बनाया है ओंकारेश्वर जी। राम मंदिर सबके घरों में है, सबके दिलों में है। एक मंदिर कुछ नहीं होता है जी। राम के नाम पर जो है ये व्यवहार करने से नहीं होगा। बिल्कुल। राम सबके दिलों में है। राम उनके बताने से, उनके सर्टिफिकेट देने से किसी का राम नहीं हो जाते। बात ये करनी पड़ेगी कि राम की बात करके आपने हिंदुओं के लिए क्या बेहतर व्यवस्था कर दी, आपने कौन सा रोजगार दे दिया, कौन सी महंगाई कम कर दी। और ये ऐसे विषय है जो सभी धर्मों पे लागू है, पूरे देश पर लागू है। तो काम तो कोई हुआ नहीं, अपनी रिपोर्ट खराब है तो हिंदू मुस्लिम की रिपोर्ट ये बीच बीच में ला रहते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते रहते हैं, डराने का काम करते रहते हैं। मौलाना साजिद जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। बीजेपी तो गोल गोल घुमा रही है, लेकिन पूजा आपको जी क्या साफ लगता साफ है? बोल रहा हूँ, पूजा जी कोई गोल गोल घुमा नहीं मैं रहा, आ रही हूँ सर आपके पास, साइंटिफिक आ बात रही कर हूँ रहा सर हूँ। आपके पास, आ रही हूँ सर आपके पास। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। नहीं, दूंगी मैं आपने आपको जो टिप्पणी की मुझे उस पे ऑब्जेक्शन था। ठीक है सर, मैं अपनी टिप्पणी वापस ले रही हूँ और नई टिप्पणी के साथ जा रही हूँ मैं साजिद जी के पास। साजिद जी, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट जो सामने आई है सिर्फ तुष्टीकरण इसका मकसद है, या बैकग्राउंड के साथ में, आधार के साथ में, नई नींव के साथ में इमारत कुछ और खड़ी होने वाली है? साजिद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए कौशल कांत जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। सीधे सीधे बताइए मुझे सर, इसमें आप ये मत बताइएगा कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। इस रिपोर्ट के बाद आगे क्या होने वाला है सर? इस रिपोर्ट के बाद आगे होने वाला है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ अगले 25 सालों में 1000 सालों के भारत की आधारशिला रखी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद ये होने वाला है। पूजा जी, बड़ा फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ। 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद 2023 2021 में क्यों नहीं हुआ सर? अरे सुन तो लीजिए मैडम, उसके क्यों नहीं हुआ इसका जवाब लीजिए। कोविड था, कोविड की वजह से सेंसस नहीं हुआ सर। कोविड की वजह से G20 भी नहीं हो सकता था सर, लेकिन हुआ। प्लीज, G20 एक आयोजन है जो छोटे तौर पे किया जाता है। सेंसस पूरे देश में होता है, कंटिन्यूअस रेगुलर चलने वाली 3 साल की प्रक्रिया है, इसलिए नहीं हुआ। खैर, अब आगे बढ़ता हूँ, काम की बात बताता हूँ। 2011 के सेंसस और 2023 में जो अभी जातिगत जनगणना बिहार की कराई गई, तो बिहार के आंकड़े अवेलेबल हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि 12 सालों में मुस्लिम 56 लाख यानी 31% बढ़े हैं इन बिहार, और सारे हिंदू 1% घटे हैं इन बिहार। और जब बिहार में हिंदू थे तो वो 73% की मेजॉरिटी थे। जिस दिन वो जातियों में बटे, वो 14% से कम की माइनॉरिटी हो गए, जो 17% की मुस्लिम माइनॉरिटी से कम है। यही तो प्लान है कांग्रेस का कि जातियों में बांटो हिंदुओं को और मुस्लिम के चंग को साथ में रख के आजीवन राज करते रहो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है। सर, लेकिन आप सर बिहार की गणना बता रहे हैं, आप बिहार की जाति का जनगणना बता रहे हैं। वहाँ तो नीतीश कुमार की सरकार थी सर। पूजा जी, वहाँ कांग्रेस कहाँ से आ गई सर? मैं तो किसी की सरकार हो, आपने कहा था यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं देश को अवगत करा रहा हूँ। ठीक है, आने वाली सच्चाई से। ये जनगणना सर आपके पास आ गई, ये जनगणना आपके पास आ गई, जाति के आधार पर ये जनगणना आपके पास आ गई। अब इस जनगणना के आधार पर आप क्या डिकोड करते हैं सर, बताइए मुझे। देखिए, जातिगत जनगणना कराने से कि कुछ डिकोड नहीं होने वाला। क्योंकि SC ST की जो आबादी है उसमें जातियों का जातिवार डेटा अवेलेबल है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी किसी भी जाति का कल्याण नहीं होगा। अगर ये डिकोड कुछ नहीं होने वाला सर, तो फिर ये रिपोर्ट क्यों आई है, या रिपोर्ट करवाने की जरूरत क्या पड़ी? आप कह रहे हैं डिकोड विकोड कुछ नहीं होने वाला। देखिए सुन लीजिए जी, जब आपका पॉलिटिकल विल होती है, जो मोदी जी में है, साफ साफ वो कह रहे हैं, जो जातियों और धर्म से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, लाभार्थी की बात कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, हेल्थ का सबसे बड़ा विश्व का बीमा दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं दे रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बना रहे, स्टैचू बना रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, विश्व की सबसे ऊंची सड़क बना रहे हैं। तो जब सबका विकास होता ना, मोदी जी के राज में सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ भारतवर्ष को विश्व बंधु बनाना है 2047 तक, जिससे कि हम 1000 के साल भारत की आधारशिला रख लें। लेकिन समस्या क्या है कि विश्व बंधु बनाइए सर, किसने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका है सर आपने को, किसी ने भी नहीं रोका।
मुझे तो आप बस इतना बता दीजिए, मैं आज डिबेट इस रिपोर्ट पर कर रही हूँ, इस रिपोर्ट से बीजेपी क्या डिकोड करती है? इस रिपोर्ट से बीजेपी कुछ डिकोड नहीं करती, वो ये जानती है कि किसको कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिलोकेशन किया क्या जाए। समझे सर आप, क्या समझे यही मुस्लिमों समझे। को क्या नीड है सर, बताइए। मुस्लिमों क्या नीड है? मुस्लिमों को नीड तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो कांग्रेस ने बनाई थी उनके हिसाब से सच्चर कमेटी ये कहती है। आप अपने कि हिसाब से बताइए सर, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिमों को पूजा जी, क्या नीड है सर? पूजा जी, हाँ मैं सर। प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम है। मैं पॉलिसी क्या बनेगी उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो पहले हो चुका है फैक्चुअल है, ऑन पेपर से मैं वो बता सकता हूं। क्या मैं बताऊं? व्यक्ति हैं आप, मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि इस रिपोर्ट के बाद आपको क्या समझ में आता है? इस रिपोर्ट के बाद हमें यह समझ में आता है, इस रिपोर्ट के बाद हमें यह समझ में आता है कि जो देश का नागरिक है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए, घुसपैठियों को बाहर भगाना चाहिए, सीए लागू होना चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना चाहिए, कन्वर्जन को रोकना चाहिए और पूरे भारत को विश्व बंधु बनाना चाहिए। ठीक है, ये काम बीजेपी करने वाली है जी, ये काम बीजेपी करने वाली है। आपको इस रिपोर्ट में ये समझ में नहीं आता है कि लिटरेसी लेवल मुस्लिम्स का डाउन है? पूजा जी, मुझे ये नहीं समझ में आता। बिल्कुल सही बात है, मुझे ये नहीं समझ में आता आजादी के पहले जो लोग 542 रियासतों के राजा हुआ करते थे वो लोग इतने इलिटरेट क्यों हो गए, कैसे हो गए, क्या ऐसा हो गया? जब भारत पाकिस्तान में केवल 30% लोग गए थे, जब सब यही रह गए थे जिन्होंने हम पे कहते हैं ना हमने 800 साल राज किया, वो अचानक इतने इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गए? संजय जी केवल वोट बैंक की राजनीति करके कांग्रेस ने उनको वोट बैंक बना करके रखा। सर, 1 मिनट का समय, कौशल कांत जी 1 मिनट का समय है, संजय जी और उसके बाद जेबा जी, फिर उसके बाद ओंकारेश्वर जी भी बचे हुए। संजय जी 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। हो तो भजन, ये इसका डिकोड है, भूखे पेट नहीं हो तो भजन। तो आप ये जो भी इस तरह के रिपोर्ट लेते आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये कहते हैं घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, तो सर ये बताइए रोहिंग्या कब आया? रोहिंग्या आया 2017 में, सत्ता किसकी थी? आपकी थी। फेलियर किसका है? आपका फेलियर है। और आपने कितने रोहिंग्याओं को जो है देश के अंदर बसाया? या तो हरजीत सिंह वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या आपका फेलियर है। जेबा जी आपके पास आऊंगे। आपका ये इन्हीं का फेलियर है, 2017 में आया है, गृह मंत्रालय इनके हाथ में है, जो आप BSF लगा हुआ है, तो ये फेलियर किसका है? इनका फेलियर है। उन्होंने तो बता दिया ना इस रिपोर्ट के बाद वो सीए लागू करेंगे। संजय जी उन्होंने उसका सॉल्यूशन बता दिया, सीए लागू हो चुका है। मैडम सीए लागू हो चुका है। बिल्कुल, कुछ ऐसी सरकारें हैं, टीएमसी जैसी सरकार वेस्ट बंगाल में जो कह रही नहीं लागू करेंगे। पास हो गया था तो समस्या यहाँ पे है, इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड पर। ठीक है जेबा जी, असम में जो है संजय जी सुन लीजिए, जेबा जी को भी सुन लीजिए, समय ज्यादा नहीं है सर। जेबा जी, पूजा जी अभी कौशल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तोड़ने की बात करती है। आवाज डाउन कीजिए संजय जी की। अभी पूजा जी कौशल जी बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी तोड़ने की काम करती है, जातियों को तोड़ने की का काम करती है, लेकिन आज तेलंगाना में राहुल गांधी जी का दिया हुआ भाषण में बता दूं कि उन्होंने बोला है आप पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी जोड़ दे तो ये मेजोरिटी बनती है, जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत देश को 4 पुराना टॉपिक हो गया। आवाज डाउन कीजिए सबकी। ओंकारेश्वर जी 30 सेकंड सर। दूसरों के बीच में ओंकारेश्वर जी हो गए हैं जी, इसलिए जब इस तरह की बात की जा रही है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात सरकार शुरू होने से पहले की जानी चाहिए थी। आपने उस पर क्या कदम उठाया उसको बताया जाना चाहिए था। सरकार के अंत में आपको ये रिपोर्ट रखनी चाहिए थी कि हमने ये अच्छा काम किया है, और ये इतने भ्रमित हो गए हैं कि अपना घोषणा पत्र भी, जिसको गारंटी कार्ड कहते हैं, गारंटी कार्ड का एक गारंटी भी लेकर को बता नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अभी भी जो 3-4 चरण चुनाव बचे हुए हैं, अपने घोषणा पत्र पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। एक लाइन है, खास सड़कें बंद हैं सारी मरम्मत के लिए, ये हमारे दौर की सबसे बड़ी पहचान है। और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। लोकतंत्र की दशा ये हो रही है कि चुनाव जीतने के लिए हिंदू, मुसलमान और एक ऐसी संस्था जो कि गैर संवैधानिक, गैर अस्थायी है,
उसके आंकड़े जारी होते हैं और सभी उसको डिकोड नहीं करते, बताते नहीं है कि क्या कानून आने वाला है और इसका मकसद क्या है, जुट जाते हैं बयानबाजी में। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, तब वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार महापर्व है। भटकाने का काम तो चलता रहेगा, आप रास्ते पे लाने का काम कीजिए। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।